फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CTPM यानी सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे AMT 01 के खंड 1 में इकाई 1 गणित क्यों सीखे, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणितीय विचार अवधारणाओं के स्वरूप के 3 पहलुओं पर विचार करेंगे। ये मूर्त अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं, विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ते हैं और सोपान क्रमिक संरचनाएं बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये 3 पहलू किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज में देखे जा सकते हैं। हम गणित के संदर्भ में इनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि ये गणित कितने के लिए मौलिक, अहम और महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मूर्त से अमूर्त तक। सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभव से विकसित होता है। त्रिविम आकारों का ही उदाहरण लीजिए। सोचिए कि गोलाई या गोल की संकल्पना को आपने कैसे समझा। क्या आपकी मानसिक प्रक्रिया कुछ निम्न प्रकार की थी। हम अपने चारों ओर बहुत तरह से चीजों को देखते हैं। उन्हें देखने पर हम पाते हैं कि उनमें से कुछ चीजें जैसे गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू एक ही प्रकार की नियमितता है, यानी कि गोलाई, और इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। हम गोल चीजों को उन चीजों से अलग कर सकते हैं जो गोल नहीं है। हम यह भी महसूस करते हैं कि गोलाई का गुण जो सब गोल चीजों में होता है, इन चीजों के अन्य गुण जैसे जिन पदार्थों से वे बने हैं उनके अमाप या उनके रंग से संबंधित नहीं है। धीरे धीरे गोलाई की अवधारणा को उन मूर्त चीजों से अलग करने लगते हैं जिनसे उसे प्राप्त किया गया है। गोलाई का मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले की अवधारणा को विकसित करते हैं। एक बार जब हम यह अवधारणा बना लेते हैं तो गोले की बात करते समय हमें किसी विशेष गोल चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने इस अवधारणा को अपने मूर्त अनुभव से सफलतापूर्वक अमूर्त स्तर पर प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार हम लालपन की अवधारणा भी प्राप्त करना सीखते हैं, लेकिन इस अवधारणा और गणितीय अवधारणा में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात, प्रत्येक गणितीय अवधारणा से और गणितीय अवधारणाएं जनित होती है। उदाहरण के लिए गोले की अवधारणा से संबंधित हम त्रिज्या, केंद्र, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणाएं जनित करते हैं। दूसरी बात है कि संबंधित अवधारणाओं के बीच पूरी तरह अमूर्त और औपचारिक संबंध के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए गोले और उसके आयतन के बीच के संबंध को देखिए। चाहे गोले का आकार कुछ भी हो या वह किसी पदार्थ का बना हो, संबंध वही रहता है। गोले का आयतन सिर्फ उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, चाहे गोला कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। इस तरह हम मूर्त चीजों के अमूर्त गणितीय अवधारणा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम और संबंधित अमूर्त विचार उत्पन्न कर सकते हैं और सैद्धांतिक रूप से हम उनके बीच के संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। ये अमूर्त गणितीय विचार हमारे दिमाग में बस जाते हैं उन मूर्त अनुभवों से स्वतंत्र जिनसे ये जनित हुए। ये विचार बहुत सी संबंधित अमूर्त अवधारणाएं और उनके बीच के संबंधों को जन्म दे सकते हैं। विचारों और संबंधों की इमारत बढ़ती रहती है और हमारे अमूर्त संसार को और बड़ा बनाती है। अब आप गणित के स्वरूप के इस पहलू से संबंधित एक और उदाहरण के बारे में सोचिए और निम्नलिखित अभ्यास को करते वक्त आइए अब गणित के विकास का एक दूसरा रास्ता देखें। इसका उस पहलू से घनिष्ठ संबंध है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसमें देखेंगे विशिष्ट से व्यापक तक। जब मैं कहती हूँ कि पूंछ, तो आपके आंखों के सामने कौन सी तस्वीर आती है? घोड़े की पूंछ की या बंदर की पूंछ की, या आपको अपने पालतू कुत्ते की पूंछ दिखती है? किसी विशेष जानवर की पूंछ में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती है जो पूंछ की अवधारणा में नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे घोड़े की 2 फुट
लंबी काली पूंछ है, मैं उसके बालों की मोटाई, उसके रंग, वह कोण जो वह शरीर के साथ बनाती है आदि बता सकती हूँ। लेकिन क्या यह बातें किसी भी घोड़े के पूंछ के लिए सही होगी? क्या इनमें से कुछ विशेषताओं को अलग अलग घोड़े के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होगी? इसलिए अगर मैं इस अवधारणा को सब घोड़े पर लागू करना चाहती हूँ तो मुझे घोड़े की पूंछ की एक ऐसी तस्वीर बनानी होगी जो केवल मेरे घोड़े की पूंछ की विशेषताओं तक सीमित न हो। मैं पाती हूँ कि गायों और कुत्ते के शरीर पर भी ऐसी ही चीजें लगी होती हैं। इसलिए अपनी अवधारणा में सब जानवरों की पूंछ को शामिल करने के लिए मैं इसे और भी व्यापक बनाती हूँ। इसलिए एक विशिष्ट स्थिति से लेकर ज्यादा स्थितियों को शामिल करने के लिए अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति के गुणों को छोड़ देते हैं और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में हैं। हम उनके इन सामान्य गुणों से व्यापक अवधारण बनाते हैं। क्या यह वही तरीका नहीं है जिससे हम चतुर्भुज की अवधारणा बनाते हैं? हम वर्गों, आयतों, समलंब इत्यादि को जांचते हैं और वे गुण चुनते हैं जो सब में पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी चार भुजाओं वाली बंद आकृतियां हैं। इस प्रकार हम चार भुजाओं की एक बंद आकृति की व्यापक अवधारणा बनाते हैं और ऐसी किसी कृति को चतुर्भुज कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सोपान क्रमिक संरचनाएं। जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थ से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचार की एक श्रृंखला मिलेगी जिसमें हर अवधारणाएं उससे अगली अवधारणा में शामिल होंगी, जिसको उदाहरण के रूप में आप ये संख्या पद्धति को ले सकते हैं। अगर मैं यह नहीं जानती कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब है तो मैं पूर्ण संख्याओं को कैसे समझ पाऊंगी? इस प्रकार यदि मैं संख्याओं का मतलब नहीं समझ पाती तो मुझे लगता कि मैं समझ लूंगी कि परिमेय संख्याएं क्या है। इसलिए इनमें से प्रत्येक अमूर्त धारण को समझने के लिए मुझे विचारों के सोपान क्रम में उससे पहले आने वाले प्रत्येक धारणा को समझने की जरूरत है। अवधारणाओं के सोपान क्रम का अवधारणाओं को सीखने के तरीके से गहरा संबंध भी होता है। अगर आप किसी अवधारणा को ऐतिहासिक विकास को देखें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर सोपान क्रम के नीचे आने वाली अवधारणाएं सोपान क्रम में ऊपर आने वाली अवधारणाओं से पहले आती है। बच्चे भी अवधारणाओं को लगभग इसी प्रकार से ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों को विचारों के सोपान क्रम से ज्यादातर उसी क्रम में परिचित कराना अच्छा होगा जिस क्रम में वे विकसित हुए हैं। दुर्भाग्य से हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी एक वर्ग विशेष का आयत है और आयत एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन बहुत से बच्चों को कक्षा 2 में ये चीज एक साथ ही दिखाई या सिखाई जाती है बगैर उनके आपस में संबंध को बताए। क्या इसका परिणाम क्या होता है? 2 साल बाद भी उनमें बहुत से कहेंगे कि वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं है। इसलिए किसी भी नए गणितीय विचार को अच्छी तरह से समझने के लिए उससे पहले आने वाले गणितीय विचारों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हमारा यही मतलब है कि जब हम कहते हैं कि गणितीय एक सोपान क्रमिक तरीके से संरचित ज्ञान क्षेत्र है, निम्नलिखित अभ्यासों से हम आपसे शिक्षण के लिए इस बात का क्या महत्व है विचार करने को कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।